हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज आपको एनसीईआरटी, आरबीएससी व सीबीएसई की कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग प्रथम के द्वितीय अध्याय राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने पहले अध्याय ईंट, मनके तथा अस्थियों के वीडियो को YouTube पर अपलोड किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन सभी वीडियो को अवश्य देखें। यह अध्याय 12वीं कक्षा के अलावा सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अत्यंत उपयोगी व लाभकारी है, अतः आप इसे अंत तक पूरा देखें व इसके नोट्स बनाएं। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। राजा, किसान और नगर। इस वीडियो में हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य भारत और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास इत्यादि नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। इन परिवर्तनों का पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इस प्रकार पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इन स्रोतों के विकास की पूरी कहानी की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। प्रिंसेप ऑफ पियदस्सी। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी अर्थात मनोहर मुख आकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। उसके बाद विद्वानों ने राजनीतिक इतिहास के बारे में यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। अन्वेषण से यह पता चला कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन्हें बनवाने वाले लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं के क्रियाकलापों तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी लिखी हुई है। जिन अभिलेखों पर तिथि नहीं मिलती है, उनका काल निर्धारण पुरालिपि अर्थात लेखन शैली के आधार पर किया जा सकता है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे,
जन सामान्य की भाषाओं को प्राकृत कहा जाता था। प्राकृत अभिलेखों में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तमिल, पाली और संस्कृत इत्यादि भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद में वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अनवंती इत्यादि महाजनपदों के नाम प्रायः मिलते हैं। उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ व कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह नहीं लिखे जा सके, लेकिन कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और सेनाओं तथा नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के नियम का निर्धारण किया गया है। उन्होंने यह बताया कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। संपत्ति जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना एक वैध उपाय माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिसे प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। रोमन गणराज्य एक समूह शासन ही है। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। मगध वर्तमान में आधुनिक बिहार को कहा जाता था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आधुनिक इतिहासकार इसके शक्तिशाली होने के कई कारण बताते हैं। पहला, मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी। दूसरा, यहाँ लोहे की खदानें आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। तीसरा, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। चौथा, गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। पांचवा, आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। छठा, तत्कालीन लेखकों के अनुसार बिंदुसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगाह थी। वर्तमान में बिहार में स्थित राजगीर को प्राकृत भाषा में राजगाह कहा जाता था। राजगाह शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर। राजगाह पहाड़ियों के बीच बसा एक किलेबंद शहर था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया।
पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना को कहा जाता है। पटना गंगा के किनारे स्थित है, जो उस समय आवागमन का महत्वपूर्ण मार्ग था। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन लगभग 321 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वर्तमान में कलिंग आधुनिक उड़ीसा राज्य को कहा जाता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण, विशेषतः मूर्तिकला शामिल है। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं जैसे अर्थशास्त्र व यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए विवरण आदि के कुछ अंश आज भी उपलब्ध हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे। मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अशोक के धम्म में बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना आदि शामिल है। भाषाएं और लिपियां। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। पश्चिमोत्तर से मिले अशोक के अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत भाषा के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी ये 4 प्रांतीय केंद्र थे। इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। इन अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। इससे यह पता चलता है कि इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी। इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। जैसे अफगानिस्तान एक पहाड़ी क्षेत्र था, जबकि उड़ीसा एक तटवर्ती क्षेत्र था। यह संभव है कि सबसे पहले प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि कर्नाटक में स्थित सुवर्णगिरी सोने की खदान के लिए उपयोगी था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था कि राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। उस समय सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इन उप समितियों का काम नौसेना का संचालन करना, यातायात व खान पान का संचालन करना,
पैदल सैनिकों, अश्वारोहियों, रथारोहियों तथा हाथियों का संचालन करना आदि था। दूसरी उप समिति उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना इत्यादि कार्य करती थी। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार के द्वारा किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। मौर्य सम्राट के अधिकारियों के कार्य। मैगस्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का कार्य करते हैं, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ अधिकारी प्रमुख नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान आपूर्ति हो सके। ये अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कार्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। कुछ अधिकारी लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। मौर्य साम्राज्य की महत्ता। भारत के आरंभिक इतिहास में मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण काल माना गया है। मौर्योत्तरकालीन प्रस्तर मूर्तियां एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना है। निश्चित रूप से मौर्य साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस अध्याय में हमने राजा, किसान और नगर के आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, प्रिंसेप व पियदस्सी, अभिलेख, प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में जानकारी, भाषाएं और लिपियां, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य सम्राट के अधिकारियों के कार्य, मौर्य साम्राज्य की महत्ता इत्यादि बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के अगले पार्ट को देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।